आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पारितंत्र, है ना। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। चैप्टर का नाम है क्या चीज़? इकोसिस्टम, है ना। देखो तुम लोग बोलना नहीं, इसमें सब आ जाता है, समझ में आ रहा है ना। तुम ही लोगों को दिक्कत होगी बाद में सुनेगा लो तो इसलिए हम पढ़ाते जा रहे हैं, आराम से ध्यान से सुनते जाना लोग। तो पारितंत्र जो है ये किसको कहा जाता है? इकोसिस्टम, ठीक है ना। इको का मतलब हो गया हमारा लाइफ, यानी ये अर्थ, और सिस्टम का मतलब हो गया एक बहुत बड़ा तंत्र जिसको कई सारी चीज़ें मिलके एक साथ क्या कर रही हैं? चला रही हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? इकोसिस्टम। समझ में आ गया ना। तो इकोसिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। An ecosystem is a functional unit of nature where living organisms interact with each other, also with physical environment। अर्थात एक ऐसा जगह, एक ऐसा फंक्शनल यूनिट, कार्यात्मक इकाई, ठीक है ना। प्रकृति की कार्यात्मक इकाई को ही हम लोग कहते हैं क्या चीज़? इकोसिस्टम। यहाँ आ रहा है ना बोर्ड में लिख रहा है तो चलो, नहीं तो ऐसा नहीं कि ना है, ठीक है ना। तो ये जो है किसकी इकाई है बताओ तो? प्रकृति की, हाँ, प्रकृति की कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। कार्यात्मक इकाई किसकी कार्यात्मक इकाई है बताओ तो? हाँ, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, इंग्लिश वालों के लिए भी लिख दें, फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या चीज़? नेचर। इसे हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, किसका? नेचर का। और ये ऐसा फंक्शनल यूनिट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या चीज़? सजीव, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो आपस में क्या करते हैं बताओ तो? इंटरैक्शन करते हैं, इंटरैक्शन, है ना। और ये इंटरैक्शन जो चलता है ना, एक और चीज़ के बीच में चलता है। बताओ तो किसके किसके बीच में चलता है? ये भौतिक वातावरण के बीच में भी चलता है। समझ में आ रहा है ना? भौतिक वातावरण, अर्थात इसका मतलब समझो अब क्या होता है। फिजिकल क्या चीज़? इन्वायरमेंट, है ना। फिजिकल इन्वायरमेंट। तो देखें हम लोग क्या है ये चीज़ें। हम लोग इकोसिस्टम यानी पारितंत्र जो है कहते किसको है? प्रकृति की कार्यात्मक इकाई, यानी ये नेचर कैसे चल रहा है, पूरा नेचर कैसे चल रहा है, ठीक है ना। और इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से? इंटरैक्शन का मतलब होता है मतलब किसी ना किसी प्रकार का संबंध दिखाना। पिछले बार हम लोग पढ़े थे संबंध अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि पैरासिटिज्म हो गया, कॉमेंसलिज्म हो गया, एमेंसलिज्म हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, ये सब पढ़े थे ना। सहजीविता, सहोपकारिता, सहभोजिता, ये सब पढ़े थे ना हम लोग, जिसमें देख रहे थे कि एक जीव को नुकसान हो रहा है तो एक जीव को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। कोई ऐसा होता है जिसमें दोनों जीव को फायदा होता है। पिछले ही चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है एक साथ सम्मिलित रूप से कही जाती हैं क्या चीज़? पारितंत्र। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, जिसमें किस जीव को कैसे एनवायरनमेंट में रहने की आदत है, ये सब के बारे में हम लोग सीखते हैं, सबके बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। तो आगे चले हम लोग देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अर्थात पारितंत्र के प्रकार, ठीक है ना। अभी हम लोग अगला पॉइंट जो है क्या डिस्कस करेंगे बताएं? टाइप्स को, ठीक है ना। टाइप्स यानी क्या चीज़? प्रकार। किसके प्रकार को हम लोग डिस्कस करेंगे बताओ? इकोसिस्टम के, पारितंत्र के प्रकार को हम लोग जो है अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। पारितंत्र कितने तरह का होता है? देखो इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आएगा? एक पारितंत्र का नाम दे देगा, एक इकोसिस्टम का नाम देगा, कहेगा कि इसका एग्जाम्पल बताइए आप, ठीक है। तो पारितंत्र होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे बताओ? 3 प्रकार के होंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ हम लोग लिखते हैं इसको। पारितंत्र के प्रकार जो होते हैं ये कितने होते हैं? 3। सबसे पहला टेरेस्ट्रियल, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया? तो डरा दीजिए,
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम किसको कहेंगे बताओ तो? स्थलीय पारितंत्र। बहुत बढ़िया, कब से हिंदी याद करने लगा लो जी। स्थलीय पारितंत्र, अच्छा फेयर में, चलो अच्छी बात है। स्थलीय पारितंत्र हो गया, ठीक है ना। सबके एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखेंगे। दूसरा होता है, हाँ बहुत बढ़िया, एक्वेटिक, है ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब क्या चीज़? जलीय पारितंत्र, ठीक है ना, जलीय पारितंत्र हो गया। और तीसरे नंबर पे हो जाएगा, बताएं क्या चीज़? हाँ, मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड, है ना, मैन मेड कह लो या आर्टिफिशियल कह लो, बात बराबर है। मैन मेड इकोसिस्टम हो गया। तो मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल बता दो। हाँ, मैन मेड इकोसिस्टम अर्थात मानव निर्मित, इसको हिंदी में क्या कहेंगे पहले ये देख लें। मानव निर्मित क्या चीज़? पारितंत्र। मानव निर्मित पारितंत्र। तो ये 3 प्रकार के पारितंत्र होते हैं। अब देखो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या है बताओ? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, है ना, ग्रासलैंड, और डिजर्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना, डिजर्ट हो गया। तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे समझ पा रहा होगा लोग, हमको हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। फॉरेस्ट किसको कहेंगे? जंगल, वन, ठीक है ना, वन हो गया। दूसरा क्या हो गया बताओ? घास का मैदान, जैसे सवाना घास का मैदान देखा होगा लो, सुना होगा लो इसका नाम। और तीसरा हो गया क्या चीज़? रेगिस्तान, मरुस्थल। रेगिस्तान यानी मरुस्थल। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गए किसके एग्जाम्पल बताएं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, स्थलीय पारितंत्र के। एक्वेटिक इकोसिस्टम अर्थात जलीय पारितंत्र का उदाहरण है पॉन्ड, वेट, पॉन्ड, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ठीक है ना, वेटलैंड हो गया, वेटलैंड। और वेटलैंड के बाद जो है रिवर एंड एस्चुअरी। रिवर, है ना, रिवर के बाद जो है एस्चुअरी हो गया। ये सब, हाँ अभी सबका मतलब हम समझाएंगे, अभी सबका हिंदी लिखेंगे। तो देखें, पॉन्ड हो गया क्या चीज़ बताएं? तालाब, है ना। लेक हो गया क्या चीज़? झील। वेटलैंड हो गया नम भूमि, ठीक है ना, नम भूमि हम लोग कहेंगे इसको। जैसे जिसका एक और एग्जाम्पल होता है सुंदरवन का नाम सुना होगा लोग। सुंदरवन डेल्टा में जो है मार्सी एरिया मिलता है, दलदली भूमि मिलती है। इसको हम लोग दलदली भूमि भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दलदली भूमि। तो वेटलैंड का ये एग्जाम्पल हो गया, दलदली भूमि। रिवर का मतलब तो नहीं जानता होगा लोग, है ना। और एस्चुअरी किसको बोलते हैं बताओ? एस्चुअरी, एस्चुअरी हम लोग कहते हैं नदमुख, याद रखना लो, नदी का मुहाना। जैसे तुम लोग सुना होगा लोग कि हम लोगों के यहाँ एक नदी है, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास में एक नदी है। कौन सी नदी है? गंडक नदी है ना। तो गंडक नदी का बहाव जो था पहले और दक्षिण दिशा में था, और उत्तर दिशा में था, दक्षिण में नहीं, और उत्तर दिशा में था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वो नदी जो है और क्या हो गई? दक्षिण की तरफ आती गई, अपना मुख जो है बदल दी। तो नदी जो है ना बराबर नए नए रास्ते तलाशती है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आज इस साल जो है एक रास्ते से बह रही है, अगले साल रास्ता बदल देगी, नहीं। उसको रास्ता बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल ऐसे करके टाइम लगता है। लेकिन नदी का मुहाना जो होता है लास्ट, उसको हम लोग बोलते हैं एस्चुअरी। जहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को मिट्टी दिखेगा, कुछ पानी दिखेगा, मिट्टी और पानी दोनों दिखेगा, वैसे जगह को हम लोग क्या कहते हैं? एस्चुअरी कहते हैं। तो ये एस्चुअरी में भी लोग मछली पालन हो गया, केकड़ा पालन हो गया, ठीक है ना, यानी एक्वा कल्चर करते हैं, ठीक है ना, एक्वा कल्चर करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हो गई किसके लिए बताएं? एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। मैन मेड इकोसिस्टम को हम लोग देखें, मैन मेड इकोसिस्टम में आ जाता है बताओ क्या क्या? क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम, ठीक है। हाँ एक मिनट, क्रॉप फील्ड हो गया,
और एक्वेरियम हो गया। और क्या चीज़, और क्या पूछ रहा था लो? ओशियन सी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। रिवर हम लोग कह लिए ना, रिवर का मतलब हो गया कि वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखें, क्रॉप फील्ड यानी खेत हो गया, खेत। बताओ तो खेत में, धान का खेत जब होता है ना, अभी धान की फसल नहीं लगी होती है और पानी थोड़ा थोड़ा लगा होता है, लोग जो है उसमें मछली पालते हैं। धान के खेत में मछली मिलती है? बिल्कुल मिलती है। धान के खेत में मछली मिलती है, केकड़ा मिलता है, ऐठा मिलता है है कि नहीं? ऐठा को क्या बोलते हैं? सेब घोंगा, ठीक है ना। ऐठा को हम लोग सेब घोंगा बोलते हैं। पाइला या एप्पल स्नेल नहीं, ऐसा थोड़ा है। मछली मारने का तरीका अलग होता है। वहाँ बंसी से मारते हैं, ये नहीं कि जाल लगाते हैं। खेत में जाल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, खेत में जो है जाल नहीं लगाया जाता है। तो देखो, खेत हो गया, ये कैसे इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। खेत जो है मैन मेड का, यानी मानव निर्मित जो है पारितंत्र का उदाहरण है ये। और एक्वेरियम हो गया। एक्वेरियम बताओ किसको कहेंगे हम लोग? मछली घर। हाँ, मछली घर को हम लोग एक्वेरियम बोलते हैं। मछली पालन नहीं, मछली घर। पीसी कल्चर जो है वो मछली पालन को हम लोग कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? इधर तक दिखाई दे रहा है ना? कहाँ तक? यहाँ, उससे आगे भी दिखाई दे रहा है। चलो, अच्छी बात है। तो देखें हम लोग, इकोसिस्टम के कितने टाइप होते हैं बताना लो। अब हमसे एग्जाम्पल अगर पूछेगा कि बताइए स्थलीय पारितंत्र का एग्जाम्पल दीजिए, तो हम लोग लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? बताओ, लिख पाएंगे? कौन कौन? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, है ना। और फिर क्या चीज़? एक्वेटिक का होगा पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुअरी। और मैन मेड का हो जाएगा क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम। चले आगे चलते हैं हम लोग, अगला टॉपिक देखें। तो अगला टॉपिक जो है डिस्कस करना है हम लोगों को, किसके बारे में बताओ तो? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का मतलब हो गया बनावट और क्रियाकलाप। बनावट और क्रियाकलाप, इसका मतलब देखें, एक इकोसिस्टम जो है ये, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, समझ में आ रहा है ना। और ये फंक्शन कैसे करता है। तो हम लोग देखें, कहा जाता है कि इंटायर बायोस्फीयर इज़ रिगार्डेड एज ग्लोबल इकोसिस्टम। बायोस्फीयर किसको कहेंगे? पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए हैं। बायोस्फीयर ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म के बाद का लेवल हम लोग पढ़े हैं ना। ऑर्गेनिज्म के बाद इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन, यानी इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, पॉपुलेशन यानी समष्टि, पॉपुलेशन को मिला के क्या बना? कम्युनिटी, समुदाय, है ना। कम्युनिटी को मिला के क्या बना? बायोम, जीवोम, ठीक है ना। जीवोम को मिला के बना इकोसिस्टम, पारितंत्र। और बहुत सारे इकोसिस्टम को मिला के बना क्या चीज़? जैव मंडल, बायोस्फीयर, है ना। बायोस्फीयर बना। तो जो बायोस्फीयर है ये समझा जा, मतलब ग्लोबल इकोसिस्टम समझा जाता है किसको? इंटायर बायोस्फीयर, यानी पूरे बायोस्फीयर को हम लोग इस धरती का मानते हैं क्या चीज़? पारितंत्र। धरती का पारितंत्र। देखो, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं? कोई भी सिस्टम हो, उसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? एनर्जी की, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो हमारे पृथ्वी पर जो एक इंटायर जो है बायोस्फीयर है, उस बायोस्फीयर को चलाने के लिए एनर्जी किससे मिल रहा है बताओ? सन से एनर्जी मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना। तब जाके अलग अलग टाइप के जो इकोसिस्टम है ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब जो है काम कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों को समझना है कि देखो, थर्ड बात जो है हम लोगों को ये बताया जाएगी, इंटायर इकोसिस्टम, इंटायर बायोस्फीयर इज रिगार्डेड एज क्या चीज? ग्लोबल इकोसिस्टम, ठीक है ना। ग्लोबल इकोसिस्टम, ये बात कहा जाता है। मतलब ये संपूर्ण पृथ्वी जो है ना एक बहुत बड़ा पारितंत्र है,
ठीक है ना, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, हिंदी में ये लाइन बोल सकते हैं हम लोग कि संपूर्ण पृथ्वी या संपूर्ण समझ लो कि जैव मंडल, ठीक है ना, संपूर्ण जैव मंडल एक क्या बताओ तो, विशाल पारितंत्र है, एक बहुत बड़ा पारितंत्र है। कौन बताओ तो, पूरा बायोस्फीयर, पूरा जैव मंडल, ठीक है ना, संपूर्ण जैव मंडल एक बहुत विशाल पारितंत्र का उदाहरण है। अब हम लोगों को समझना है ये कि पारितंत्र दैट मीन्स इकोसिस्टम के कंस्टिट्यूएंट कौन कौन होते हैं, कंस्टिट्यूएंट ऑफ इकोसिस्टम। यानी अगला टॉपिक आएगा हम लोगों का पारितंत्र के घटक, ठीक है ना, क्या आएगा, पारितंत्र के घटक, ठीक है ना। और पारितंत्र के घटक किसको बोलते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स ऑफ क्या चीज़, इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम के कौन कौन कंपोनेंट होते हैं इसको जानेंगे हम लोग। तो ध्यान देना लो, किसी भी पारितंत्र के जो है ना दो घटक होते हैं। हाँ, पारितंत्र के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, हाँ, जैव घटक हो गया, जैव घटक यानी बायोटिक फैक्टर्स हो गए। और दूसरे नंबर पे क्या होगा बताओ, अजैव घटक, ठीक है ना, अजैव घटक, एबायोटिक फैक्टर, है ना, अजैव घटक हो गए, दैट मीन्स एबायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर किसको कहा जाएगा बोलो, जितनी निर्जीव चीज़ें होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, उनको हम लोग किसके अंडर में रखेंगे, एबायोटिक फैक्टर्स। और जितनी लिविंग थिंग्स होगी उनको हम लोग किस में रखेंगे, बायोटिक फैक्टर्स में रखेंगे, है ना। तो ये हो गया फंक्शनल यूनिट। किसका फंक्शनल यूनिट बताएं, पारितंत्र का, इकोसिस्टम का। किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए दो चीज़ें कंबाइन होती हैं, दो चीज़ें मिलके किसी इकोसिस्टम को चलाती हैं। और उनमें से कौन कौन है बताओ तो, एक जैव घटक है और एक अजैव घटक है, ठीक है ना। यानी बायोटिक फैक्टर्स और क्या चीज़, एबायोटिक फैक्टर्स। समझ में आ गया ना। अब देखो, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग स्पीसीज़ का, जिसको हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन के नाम से जानते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन है क्या डेफिनेशन में, देखो अगला जो है हम लोग समझे ध्यान से, स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन किसको कहते हैं। तो हम लोग बताएंगे वर्टिकल, हाँ, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल क्या चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ different species, vertical distribution of different species in an ecosystem, या फिर हम लोग कहेंगे occupying different levels, ठीक है ना, different levels of ecosystem, different levels of ecosystem are known as स्ट्रैटिफिकेशन। समझ में आ रहा है ना, स्ट्रैटिफिकेशन हम लोग कहते हैं। किसको स्ट्रैटिफिकेशन कहेंगे बताओ। स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये अलग अलग लेवल जो होता है उसको स्ट्रैटा बोलते हैं। इस प्रोसेस को स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे एक हम लोगों को एग्जाम्पल दिया जाए इकोसिस्टम का, ठीक है ना, फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, जंगल के पारितंत्र का उदाहरण दिया जाए, ठीक है ना। तो जंगल के पारितंत्र के उदाहरण में बताओ, एक जो है ये लेवल हम लोग बना लिए अलग अलग, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा संख्या किनकी होगी बोलो तो, सबसे ज़्यादा संख्या किनकी होगी, डिफरेंट लेवल हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो हर्ब्स एंड ग्रासेस, हर्ब्स हो गए और क्या चीज़, ग्रास हो गया, ठीक है ना। हर्ब्स एंड ग्रासेस का मतलब क्या हो गया बताओ तो, छोटे छोटे घास हो गए और झाड़ियाँ हो गई, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो है आ जाएगा हम लोगों का क्या चीज़,
श्रब्स हो गई, श्रब्स यानी झाड़ियाँ, हर्ब्स का मतलब छुप होता है, शाख होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है हम लोगों को दिखाया गया है ट्रीज़, ठीक है ना। ट्रीज़ सबसे ऊपर में कौन आएंगे बताओ तो, ट्रीज़ आएंगे। तो किसी भी इकोसिस्टम को हम लोग अलग अलग लेवल से बांटते हैं, अलग अलग लेवल में बांट सकते हैं, और उस अलग अलग लेवल को ही हम लोग कहते हैं एस्ट्रेटा। अलग अलग लेवल को क्या कहेंगे, एस्ट्रेटा। पोषी स्तर हम लोग कह सकते हैं, एस्ट्रेटा हो गया एक लेवल, दो लेवल और तीसरा लेवल, ठीक है ना। फर्स्ट लेवल हो गया ये, सेकंड लेवल हो गया, थर्ड लेवल हो गया। तो ये 3 अलग अलग जो है डिफरेंट लेवल्स हो गए एक इकोसिस्टम के, समझ में आ रहा है ना। और इनको हम लोग क्या कहेंगे, एस्ट्रेटा कहेंगे। और इस तरह से बांटने का जो प्रोसेस होता है उसको स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ये अलग अलग स्पीसीज़ हो गई, जातियाँ हो गई। एक पारितंत्र को बनाने के लिए जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ होती हैं, उनको हम लोग अलग अलग समूहों में बांटे हैं। तो अलग अलग समूहों में बांटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, स्ट्रैटिफिकेशन। और ये जो अलग अलग लेवल है इनको क्या कहा जाएगा, स्ट्रेटा कहा जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम चलता है। अब आगे हम लोग समझें, अगला टॉपिक जो है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉन्ड के इकोसिस्टम की बात करेंगे अभी, ठीक है ना। पॉन्ड के इकोसिस्टम को हम लोग देखेंगे। तो बताओ तो तालाब में हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, ये किस टाइप के इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, तालाब, पॉन्ड। एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है कि नहीं, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो पॉन्ड जो है ये हम लोग कहेंगे शैलो, सिंपल, सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी दैट एग्जिबिट्स ऑल बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। पॉन्ड यानी तालाब, ये ऐसा जगह है जो कि अपने आप बनता है, आजकल मैनमेड भी बन रहा है, ठीक है ना। शैलो का मतलब क्या हो गया, एकदम खाली खाली, ठीक है ना, एकदम खाली खाली। सेल्फ सस्टेनेबल मतलब खुद से चलने वाला, इसको चलाने के लिए हम लोगों को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तालाब बना दिए, पानी भर दिए, उसके बाद उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स अपने आप आने लगेंगे। हम लोग यूँ ही छोड़ दें, अगर मछलियाँ जो है हम लोग डाल देते हैं तब तो मछलियाँ जो है उसमें डेवलप करेंगी, लेकिन अगर हम लोग यूँ ही छोड़ दें तब भी जो है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे या नहीं आएंगे बताओ, आएंगे। और वो वहाँ एक अपना अलग इकोसिस्टम बना लेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी होता है। तो हम लोग ध्यान दें, एबायोटिक कंपोनेंट कौन होता है तालाब के पारितंत्र में। अगला टॉपिक जो है यही आएगा, कौन सा बताओ तो, तालाब का पारितंत्र, ठीक है ना। तालाब का पारितंत्र यानी कौन सा, पॉन्ड, ठीक है ना। पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में हमसे बता दो कि एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन है इसमें। एबायोटिक फैक्टर्स बताओ पॉन्ड के। वाटर, और कौन है, सॉइल, है ना। वाटर हो गया और सॉइल हो गया। सनलाइट तो है नॉन लिविंग, उसको चलाने के लिए है ये। तो एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे कौन कौन, सॉइल और वाटर, ठीक है ना। क्लाइमेटिक कंडीशन हम लोग देखेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशंस में देखो कई चीज़ें पार्टिसिपेट करती है। क्लाइमेटिक कंडीशन, हिंदी वाले लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं क्लाइमेटिक कंडीशन को, जलवायु की परिस्थिति, यानी तालाब में जलवायु की परिस्थिति कैसी होती है, कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं पॉन्ड के क्लाइमेट को, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले आ जाता है सोलर इनपुट। सोलर इनपुट का मतलब क्या हो गया बताओ, कितना देर तक उसको सौर ऊर्जा मिल रही है, तालाब में कितने समय तक सौर ऊर्जा उपस्थित रह रही है। इसके बाद जो है बताया जा रहा है साइकिल ऑफ टेम्परेचर एंड डे लेंथ। साइकिल ऑफ क्या चीज़, टेम्परेचर, है ना, साइकिल ऑफ टेम्परेचर। और लास्ट हो जाएगा क्या चीज़, डे लेंथ। समझ में आ रहा है ना। देखें ये 3 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं किसको बताओ तो, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड के तालाब के इकोसिस्टम को, पारितंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक है।
3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। फर्स्ट कौन सा हो गया बताओ? सोलर इनपुट। कितना देर तक जो है धूप पड़ रहा है, ठीक है ना। हो सकता है तालाब किसी ऐसे जगह पे है जहाँ पे आसपास घर बने हुए हैं, सुबह में जो है धूप पड़ रही है, दोपहर के बाद से गायब है कि नहीं। तो सोलर इनपुट क्या हुआ? कम हुआ, है ना। साइकिल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वहाँ किस तरीके से बदल रहा है, कब ठंडा रह रहा है, कब गर्म रह रहा है, ठीक है ना। मतलब टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, इसका साइकिल कैसा है, कितने कितने टाइम पे जो है टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है। और तीसरा हो जाएगा दिन की लंबाई, तालाब जिस जगह पे है वहाँ दिन जो है वो कितने घंटे का होता है। समझ में आ रहा है ना। दिन की लंबाई बदलती है कि नहीं। अभी जो समय चल रहा है बताओ तो इसमें दिन की लंबाई क्या है? बहुत लंबा, बड़ा दिन हो रहा है ना। अच्छा, छोटा हो रहा है, चलो अच्छी बात है, छोटा दिन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तालाब के पारितंत्र की विशेषताएं हो गई। अब हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स को। ये अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बताओ? अभी हम लोग तालाब के पारितंत्र के ऑटोट्रॉफिक, ठीक है ना, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। बताओ तो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ, समझाओ हमको। स्वपोषी घटक। स्वपोषी घटक का मतलब हो गया कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑटोट्रॉफिक टाइप की हैं, जो चला रही हैं पॉन्ड के इकोसिस्टम को। तालाब में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखो, ऑटोट्रॉफिक ही है जो किसी इकोसिस्टम में एनर्जी लाने का काम करते हैं। जैसे अगर प्लांट्स की बात करें हम लोग, यहाँ पे यही देखो, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, हर्ब्स को, श्रब्स को, ट्रीज़ को, है ना। तो सबसे पहले एनर्जी जो है ना वो लिविंग वर्ल्ड में एंटर करता है। किस लेवल से? इन्हीं सब से जो है एंटर करता है। या तो छोटे छोटे पौधों में एंटर करेगा, उनको जो है दूसरे जीव खाते हैं, ठीक है ना। या फिर झाड़ियों में एंटर करेगा, उनको दूसरे जीव खाते हैं। या फिर पेड़ पौधों में एंटर करेगा, उनको दूसरे जीव खाते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, या ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी फूड चेन की शुरुआत जो होती है वो किन से होती है? प्रोड्यूसर से ही होती है। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक से ही होती है। और उत्पादक कौन होते हैं बताएं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं। हरे पेड़ पौधों के अलावा इस लिविंग वर्ल्ड में और किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी नहीं है जो क्या कर सके बताओ? प्रोडक्शन कर सके एनर्जी का, यानी नॉन लिविंग थिंग्स की एनर्जी को लिविंग वर्ल्ड में ट्रांसफ़र कर सके। ऐसी किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी नहीं है। समझ में आ गया? आगे चले हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आएगा। तो देखो, सबसे पहले आ जाएंगे फाइटोप्लैंक्टन्स। कौन आएंगे बताओ? फाइटोप्लैंक्टन्स किनको कहते हैं? जो समुद्र की सतह पे या जल की सतह पे तैरते रहते हैं, तैरने वाले पादप होते हैं। देखो, इनको हम लोग हिंदी में कहते हैं पादप प्लवक, ठीक है ना। क्या कहेंगे इनको हम लोग? तो अगर हमसे कहा जाए कि आप बताइए पॉन्ड के इकोसिस्टम का ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट यानी स्वपोषी घटक कौन है, तो हम लोग क्या बताएंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स। सम एल्गी, मतलब बताओ कुछ प्रकार के शैवाल हो गए, ठीक है ना। ये यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। यानी ऑटोट्रॉफिक मोड जो है, ऑटोट्रॉफिक मोड में न्यूट्रिशन करते हैं। कौन बताएं? शैवाल, ठीक है ना। और फिर हो गए कुछ सबमर्ज्ड प्लांट्स, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे ये सबमर्ज्ड प्लांट्स। किनको कहेंगे सबमर्ज्ड प्लांट्स बताओ? जो जल के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। यानी जल में डूबे हुए पौधे, जल में डूबे हुए पौधे हो गए। समझ में आ गया ना। तो ये सभी क्या है बता दो तो? ये सभी तालाब के पारितंत्र के ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हैं, स्वपोषी घटक हैं, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब बताओ? उपभोक्ता, है ना। यानी तालाब के पारितंत्र के लिए
उपभोक्ता कौन कौन होंगे? उपभोक्ता कौन कौन है? यानी हेट्रोट्रॉफ, इनको हम लोग हेट्रोट्रॉफ भी बोल सकते हैं। ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये क्या होंगे बताओ तो? हेट्रोट्रॉफ होंगे। तो बोलो कौन कौन हेट्रोट्रॉफ्स होंगे यहाँ? सबसे पहले तो आ जाएगा ये कौन? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन यानी कौन? जंतु प्लवक। देखो जंतु प्लवक जो है ना, ये भी जल की सतह पर तैरते रहते हैं, लेकिन ये किनको खाते हैं? ये पादप प्लवकों को खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाते हैं? जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स को कौन खाती हैं? छोटी मछलियाँ। और उन छोटी मछलियों को कौन खाती हैं? उनसे बड़ी मछलियाँ, ठीक है ना। और उनको कौन खाता है? हम लोग खाते हैं, और उनसे बड़ी मछलियाँ खाती हैं। समझ में आ रहा है ना? ये मतलब तीनों लोग जो है खाते हैं इनको। तो जूप्लैंक्टन्स हो गए, ये सबसे पहले परपोषी घटक है, ठीक है ना। किसके? प्लवक। प्लवक का मतलब होता है तैरने वाले, ठीक है ना, तैरने वाले। तो जो जल की सतह पर तैरने वाले पादप होते हैं उनको हम लोग पादप प्लवक कहते हैं। जल की सतह पर तैरने वाले जंतु प्लवकों को क्या कहते हैं? जंतु प्लवक कहते हैं, ठीक है ना। तो प्लवक का मतलब हो गया तैरने वाले। ये अत्यंत छोटे जीव होते हैं, इनको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इतने अधिक छोटे होते हैं कि ये दिखाई नहीं दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा झुंड में आए ये, ठीक है ना, तो हम लोग इनको थोड़ा बहुत जो है देख सकते हैं। किनको? प्लैंक्टन्स को। प्लैंक्टन्स कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? फाइटो और जू। फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लें फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग, ये दो और जो है परपोषी जीव हो गए। फ्री स्विमिंग का मतलब क्या हो गया बताओ तो? मुक्त प्लावी। मुक्त प्लावी जीव, समझ में आ गया ना। मुक्त प्लावी जीव में एग्जाम्पल जो है वो मछलियों का ही आता है। अत्यंत छोटी मछलियाँ जो होती है उनको हम लोग मुक्त प्लावी जीव कहते हैं। और बॉटम ड्वेलिंग का मतलब क्या हो गया? जो जलाशय के तल में पाई जाती हैं, जलाशय के तल में पाई जाती हैं। बॉटम यानी क्या चीज़? तल, ठीक है ना, तल में रहने वाले जीव। जैसे बताओ मागुर मछली का नाम सुना होगा लो, कहाँ रहती है? पानी में रहती है। सब मछली तो पानी में ही रहती है। ये मागुर मछली इस पे देखो, एक होती है जो एकदम जल के ऊपरी सतह पर तैरेंगी, एक होती है जो मध्य में रहती है, और एक होती है जो बॉटम में रहती है। मागुर मछली को ना हम लोग कीचड़ से निकालते हैं, गड्ढे में से। अंदर जो है वो मिट्टी में ही बिल बना के रहती है। कई बार जाते हैं लोग जो है मागुर मछली निकालने हैं, अब पता चलता है कि सांप खींच लिए हैं। समझ में आ रहा है ना? सांप जो है पकड़ लेते हैं, मारती भी है सब मागुर मछली। मागुर मछली मांसाहारी मछली है, याद रखना लोग। हाँ, तो मागुर मछली जो है ये कैसी मछली है बताओ तो? बॉटम ड्वेलिंग, ठीक है ना। ये जलाशयों के तल में रहने वाले जीव हैं, ठीक है ना। तो ये सभी आते हैं तालाब के पारितंत्र में। क्या करने वाले घटक बताओ? उपभोक्ता, ठीक है ना। किसी भी इकोसिस्टम में तीन चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। कौन कौन बताओ? हाँ, और अपघटक। बहुत अच्छा, ठीक है ना। सबसे पहले उत्पादक हो गए, उसके बाद उपभोक्ता हो गए, और तब अपघटक। तो हम लोग कितना पढ़ लिए हैं बताओ तो? दो पढ़ लिए हैं। तीसरा कौन बच गया? बहुत अच्छा। तो तीसरा हम लोग अपघटक देख लेते हैं, ठीक है। अपघटक यानी डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स है ना। डीकम्पोजर्स यानी क्या चीज़? अपघटक। तो देखो, हाँ, उपभोक्ता मतलब जो है जो दूसरों को खाते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। मांसाहारी भी हो सकते हैं, शाकाहारी भी हो सकते हैं, दो तरह के होते हैं ये। हाँ, मेढक छोटी छोटी मछलियों को खाता है और उनके अंडों को भी खाता है, ठीक है ना। तो देखें हम लोग कि अपघटक
यानी डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में दो ही जीव आते हैं, दो ही टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं डिकम्पोजर्स में। फर्स्ट होते हैं कौन से, बैक्टीरिया, और सेकंड होते हैं फंजाई, यानी जीवाणु और कवक। ये दो ही प्रकार के जीव होते हैं जो अपघटक की श्रेणी में आते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में यही दोनों होंगे। किसकी कैटेगरी में बताएं? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग दो का ही नाम लिखेंगे, एक जीवाणु हो गए और एक हो गए कौन, कवक, है ना। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है ना। एक और लिख लेना लोग, थोड़ा इनसे अलग टाइप का, और वो है डाइनोफ्लैजलेट्स, डाइनोफ्लैजलेट, ठीक है ना। डाइनोफ्लैजलेट होते हैं, डाइनोफ्लैजलेट्स, डाइटम्स, इन सबको हम लोग पढ़ते हैं किस में बताओ तो, प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा ग्रुप में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्लास 11th में दिया हुआ है ये। तो डाइनोफ्लैजलेट्स हो गए। ये सब भी अपघटक की श्रेणी में आते हैं। अर्थात अपघटक किसको कहेंगे, जो मृत जीवों का, मरे हुए पेड़ पौधे जीव जंतुओं का अपघटन करते हैं, उन्हें अपघटक कहा जाता है। यानी मरे हुए पेड़ पौधों जीव जंतुओं को जो डीके कराने का काम करते हैं, डीके यानी सड़ाने गलाने का काम करते हैं, उनको कहते हैं हम लोग क्या चीज़, अपघटक, है ना। तो ये हमने पढ़ा तालाब का पारितंत्र। तालाब के पारितंत्र में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, अब देखते हैं हम लोग। तालाब के पारितंत्र में कौन है जो एनर्जी लाने का काम करता है। देखिए, पॉन्ड परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए ना तालाब का पारितंत्र ये बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। किस प्रकार से, तो हम लोग देखें, यहीं पे जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऑर्गेनिक मटेरियल्स में, ठीक है ना। अब ये जो ऑटोट्रॉप्स हम लोग देखे हैं, ऑटोट्रॉप्स बताओ तो ये ऑटोट्रॉप्स क्या करेंगे। ऑटोट्रॉप्स जो होंगे ना पॉन्ड के इकोसिस्टम के, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब अकार्बनिक, है ना, अकार्बनिक पदार्थों को किस में बदलने का काम करते हैं। हाँ, अकार्बनिक पदार्थों को ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ में बदलने का काम करते हैं। लेकिन किसका प्रयोग करके, सन रेडिएंट एनर्जी, ठीक है ना, सन का रेडिएंट यूज करते हैं ये, यानी सूर्य के विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके, सूर्य के विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में बदलने का काम कौन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है ना। तालाब के पारितंत्र के स्वपोषी घटक, ठीक है ना, यही हैं जो अकार्बनिक को क्या किस में बदलने का काम करेंगे, कार्बनिक पदार्थों में बदलने का काम करेंगे, ठीक है ना। और हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स यानी कंज्यूमर्स, ये ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम करेंगे। और लास्ट हो गया क्या चीज़, डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे बताओ, ये डिकम्पोजिशन कराएंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया क्या चीज़, मिनरलाइजेशन कराएंगे, यानी खनिजीकरण। खनिजीकरण किसको कहेंगे हम लोग, यही है जो इनके अंदर आने वाली चीज़ों को, इनके अंदर जो जो बायोमोलेकुल आया होता है, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स के अंदर जो जो बायोमोलेकुल आया होगा वो सब ट्रांसफ़र होगा कंज्यूमर्स में, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों के बायोमोलेकुल्स को वापस से जो है न्यूट्रिएंट पूल में ले जाने का काम कौन करते हैं, अपघटक ही करते हैं, डिकम्पोजर करते हैं, ताकि आगे आने वाले जो ऑटोट्रॉप्स होंगे और जो कंज्यूमर्स होंगे उनको दोबारा से न्यूट्रिएंट मिल पाए। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से काम करते हैं कौन, पॉन्ड के इकोसिस्टम के अलग अलग घटक यानी कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ तक लिखते हैं हम लोग।
देखिए हम लोग अगला टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ क्या चीज़, इकोसिस्टम। 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अर्थात पारितंत्र के क्या चीज़ बताएं? हाँ, पारितंत्र के 4 बेसिक का मतलब हो गया क्या चीज़, मूल, ठीक है ना, घटक। पारितंत्र के 4 मूल घटक कौन कौन हैं, ये हम लोग देखते हैं। पारितंत्र के 2 ही घटक हैं, अजैव घटक और जैव घटक, लेकिन ये मूल कंपोनेंट मतलब फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं। फंडामेंटल कंपोनेंट्स का मतलब हो गया, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ समझना है कि पारितंत्र को चलाने के लिए आवश्यकता किसकी किसकी है। जैसे देखो, अभी इसको हम लोग थोड़े अलग एग्जाम्पल से समझें। इस धरती पर मनुष्य जो है वो उनकी जनसंख्या बढ़ते जा रही है, लेकिन मनुष्य की जनसंख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक चीज़ें क्या क्या है बताओ? ऐसा समझ लो कि बेसिक नीड, जैसे रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है मेल और फीमेल, लेकिन आदमी की, इंसान की बेसिक नीड क्या है, मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। समझ पा रहा है लोग? 2 चीज़ें चाहिए जीवों के जनन के लिए, लेकिन उनकी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं ना मिले तो फिर समझ लो कि क्या नहीं होगा, आगे जनन की क्रिया होगी नहीं हो पाएगी। तो उसी तरह से किसी भी पारितंत्र के 2 मुख्य घटक होते हैं, लेकिन पारितंत्र को चलाने के लिए 4 घटकों की आवश्यकता होती है, 4 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। और वही 4 बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन हैं, इन्हें हम लोगों को पढ़ना है, इन्हें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर में आ जाता है प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट नंबर में क्या आएगा? प्रोडक्टिविटी। किसको कहते हैं हम लोग? उत्पादकता, है ना, उत्पादकता आती है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बता दो क्या आती है? दूसरे नंबर पे आता है डीकम्पोजिशन। उत्पादकता होनी है तो उसका अपघटन भी आवश्यक है। अपघटन ही है जो दोबारा प्रयोग करने के लायक न्यूट्रिएंट्स को बना देता है। समझ में आ रहा है ना। तीसरे नंबर पे क्या चाहिए बताओ? तीसरे नंबर पे एक बहुत ही स्पेशल टाइप का चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एनर्जी फ्लो, है ना। एनर्जी फ्लो का मतलब क्या हो गया? ऊर्जा का प्रवाह। बहुत बढ़िया, ऊर्जा का प्रवाह चाहिए। और ऊर्जा प्रवाह के बाद चौथी चीज़ क्या चाहिए? चौथी चीज़ जो है हम लोगों को न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, है ना। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग दिखाई दे रहा है ना, ये पोषक चक्र। जब ये चैप्टर जो है फिनिश होगा तो हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के साइकिल्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम में। हमारे पारितंत्र में अलग अलग प्रकार के चक्र होते हैं, जैसे कि कार्बन चक्र हो गया, ऑक्सीजन चक्र हो गया, फास्फोरस चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया। ये अलग अलग चक्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो देखें, ये 4 जो है चीज़ों की आवश्यकता होती है। यही 4 मेन कंपोनेंट चाहिए किसके किसके लिए? पारितंत्र को चलाने के लिए, इकोसिस्टम को चलाने के लिए। बैटरी लो चलो पढ़ते चलो। देखो, 4 जो है मूलभूत घटक चाहिए पारितंत्र को चलाने के लिए। सबसे पहले उत्पादकता, एनर्जी का प्रोडक्शन जरूरी है। और प्रोडक्शन करते कौन है बताओ? इस श्रेणी में कौन आते हैं, इस कैटेगरी में कौन आएंगे? हरे पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स जो है उनको हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पे आते हैं अपघटक, है ना। अपघटक यानी बैक्टीरिया, फंजाई। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा ऊर्जा प्रवाह। तो ऊर्जा प्रवाह में हम लोग अलग अलग प्रकार के पोषी स्तर को पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के ट्रॉफिक लेवल को पढ़ेंगे, जिसमें फूड चेन आएगा, ठीक है ना। यहाँ हमें 2 तरह के फूड चेन के बारे में पढ़ना है। फूड चेन, आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? 2, ठीक है ना। 2 प्रकार की आहार श्रृंखला होती है। सबसे पहले नंबर पे होता है GFC।
ग्रेजिंग फूड चेन, और सेकेंड नंबर पे होता है DFC, डेट्राइटस फूड चेन, है ना। तो समझ लो कि हम लोग जिस फूड चेन में है वो GFC है, ग्रेजिंग फूड चेन है, और डेट्राइटस फूड चेन क्या कहता है बताओ तो? जहाँ से तुम खाना बंद कर देते हो वहाँ से हम खाना चालू करते हैं। समझ में आ रहा है ना? कौन? फंजाई और बैक्टीरिया, है ना। फंजाई और बैक्टीरिया कहते हैं कि जहाँ तक हम लोग जो है खाना बंद कर देंगे वहाँ से वो खाना चालू करेंगे। दैट मीन्स अलग अलग डिफरेंट लेवल होता है किसका? आहार श्रृंखला का, खाद्य श्रृंखला का जो है अलग अलग पोषी स्तर होता है, ट्रॉपिक लेवल होता है। तो ये जितने अलग अलग ट्रॉपिक लेवल होते हैं उन सभी में सबसे पहले नंबर पे आते हैं उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधे, उसके बाद आते हैं शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीवों के बाद आते हैं मांसाहारी जीव, और मांसाहारी के बाद सर्वोच्च मांसाहारी यानी प्रोड्यूसर हो गए, उसके बाद जो है कंज्यूमर हो गए, ठीक है ना। कंज्यूमर में पहले हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स, कार्निवोर्स के बाद टॉप कार्निवोर, है ना। तो ये अलग अलग लेवल हो गया। लेकिन चारों में से जब उनकी मृत्यु होती है, ठीक है ना, जब उनकी मृत्यु होती है, चाहे पेड़ पौधों की मृत्यु हो या फिर जो है हर्बीवोर्स की मृत्यु हो या फिर जो है कार्निवोर्स की मृत्यु हो या टॉप कार्निवोर की मृत्यु हो, लास्ट में सबको जो है क्या होना है? डिकम्पोज होना है। तो समझ लो कि जहाँ तक वो खाए थे उसके आगे अब कौन खाएंगे? DFC वाले, DFC यानी डेट्राइटस फूड चेन वाले। और ये डेट्राइटस फूड चेन हम लोग कहते हैं किसको? बैक्टीरिया और फंजाई के फूड चेन को, है ना। बैक्टीरिया और फंजाई वहाँ से खाना शुरू करते हैं जहाँ तक हम लोग खाए होते हैं। जितने लिविंग थिंग्स हैं इस धरती पर जो GFC को चला रहे हैं, ग्रेजिंग फूड चेन, बिल्कुल उनकी भी मृत्यु होती है, उनको भी वही खाते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने आप को नहीं खाएंगे, दूसरे टाइप के, उसी के जाति वाले, ठीक है ना, उसको डिकम्पोज कराएंगे, है ना। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले बताएं किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? प्रोडक्टिविटी। यहाँ कहाँ तक दिखाई दे रहा है? इधर, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? चलो इधर 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 दिखाई दे रहा है, ये लाइन दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, चलो इतना ही के बीच हम लोग पढ़ेंगे, इतना ही नहीं पढ़ाएंगे, अभी आगे और है। देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कौन सा टॉपिक बताओ? प्रोडक्टिविटी, है ना। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, ठीक है ना। ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चलेंगे, उत्पादकता। तो समझे हम लोग, सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। किसी भी पारितंत्र को चलाते रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, किसी भी इकोसिस्टम को चलाना है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी ऑब्टेन होता है हम लोगों को कहाँ से बताएं? हाँ, सोलर एनर्जी के रूप में। सोलर एनर्जी का मतलब हो गया क्या चीज़? सौर ऊर्जा के रूप में हमें ये प्राप्त होती है। तो हर एक प्रकार के पारितंत्र को चलाने के लिए सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सूर्य ही है जो प्रोडक्टिविटी के लिए, उत्पादकता के लिए ऊर्जा देने का काम करता है। जैसे हम लोगों के पास खाना बनाने के लिए सारी चीज़ें रख दी जाए, लेकिन फिर भी हम लोग विदाउट LPG फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, बिना गैस के खाना पका सकते हैं? नहीं पका सकते हैं। वैसे ही इनके पास सारी चीज़ें होती है, इकोसिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स हैं सारी चीज़ें होती हैं, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उनको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो किससे प्राप्त होती है बताओ? सन से मिलती है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग समझे अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, प्राथमिक उत्पादकता किसको कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों को समझाया जाएगा क्या चीज़ बताएं? प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? हाँ, प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता
इंग्लिश वाले लोग जिनको भी डिफिनीशन लिखना हो वो वीडियो को जो है प्रीवियस मोड में डाल के और डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो किसको कहा जाएगा? अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। यानी प्राथमिक उत्पादकता हम लोग कहेंगे पौधों द्वारा प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न की गई, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न की गई किसकी मात्रा? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं बताएं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है, प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। किसी भी पौधे द्वारा इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में उत्पन्न किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन कहेंगे। या फिर इसको जो है हम लोग कार्बनिक पदार्थ को जैव मात्रा भी हम लोग कह सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ के बदले एक और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, बायोमास, ठीक है ना। बायोमास हम लोग बोल सकते हैं। बायोमास यानी क्या चीज़? जैव भार, जैव मात्रा, ठीक है ना, दोनों बोल सकते हैं हम लोग इसको। जैव मात्रा हो गया या फिर क्या चीज़? जैव भार हो गया। अब ये जैव भार क्या है बताओ? जैसे देखो एक छोटा सा पौधा है, ठीक है ना, छोटा सा पौधा है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करके अपना वेट भी बढ़ा रहा है, अपना साइज़ भी बढ़ा रहा है कि नहीं? तो वेट भी बढ़ाना और साइज़ भी बढ़ाना, दैट मीन्स उसका मास बढ़ रहा है, मास यानी द्रव्यमान, उसका भार बढ़ रहा है। लेकिन ये एक जीव का भार है, इसलिए हम लोग यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करते हैं? जैव भार का प्रयोग करते हैं, बायोमास का यूज़ करते हैं हम लोग, बायोमास वर्ड का यूज़ करते हैं। तो बायोमास का क्या मतलब हुआ? किसी भी जीव में, किसी भी सजीव में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को, कुल पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? जैव भार कहते हैं। किसी भी सजीव में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा को हम लोग उसका क्या कहते हैं? जैव भार कहते हैं, है ना। आगे देखें हम लोग इसको मापा किस में जाता है? आखिर कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए ना। जैसे दूरी हम लोग तय करते हैं तो दूरी को तय करने के लिए एक अलग मात्रक होता है, किलोमीटर या मीटर, है कि नहीं। जैव भार को हम लोग किस में मापेंगे बताओ? जैव भार को किस में मापेंगे? वेट, यानी केजी पर मीटर स्क्वायर। अभी देखो दो चीज़ों से हम लोग डिसाइड करते हैं कि जैव भार को किस में मापें। पहला चीज़ क्या है बताओ तो? प्रति इकाई समय है, और प्रति इकाई क्या है बताओ तो? क्षेत्रफल है, और फिर पदार्थ की मात्रा है। देख रहा है लोग ना, पदार्थ की मात्रा, ये तीन चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग प्रयोग करते हैं पदार्थ की मात्रा को मापने का, यानी भार को, जैव भार को, मास को मापने का यूनिट क्या होता है? मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, और क्षेत्रफल का इकाई क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। तो केजी पर मीटर स्क्वायर जो है ये यूज़ करते हैं हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मापने के लिए। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के मेजरमेंट का यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। प्रति मीटर स्क्वायर में, प्रति वर्ग मीटर में कितना किलो कैलोरी जैव भार का उत्पादन हो रहा है, इसको हम लोग कह लेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन, है ना। इसकी इकाई हम लोग याद रखेंगे। इकाई जरूर पूछता है एग्जाम में कि प्राथमिक उत्पादकता को हम लोग किस में मापते हैं? प्राथमिक उत्पादकता को हम लोग किस में मापते हैं बताओ तो? केजी पर मीटर स्क्वायर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर? हाँ माइनस पे, अच्छा बिल्कुल एकदम सही। इसका एक और रूप होता है, एक और रूप जो है वो कैसा होता है ये देखें।
इसी को 8 क्लास में पढ़ा होगा लो, 8 क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा लो कि मीटर को अगर हम लोग ऊपर ले जाकर लिखना चाहते हैं तो इसका पावर जो है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स 2 हो जाएगा, ठीक है ना। मीटर इन्वर्स 2 हो जाएगा, मीटर का पावर जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वो भी माइनस में। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, KCAL, और मीटर के लिए जो है कितना हो जाएगा, इन्वर्स 2 हो जाएगा, है ना। तो ये इन्वर्स होता है, इन्वर्स रिलेशन यहाँ पे दिखाया गया है। तो और आगे हम लोग समझें, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, है ना। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, अर्थात बायोमास का प्रोडक्शन, जैव भार का उत्पादन किस दर से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, किस रफ्तार से हो रहा है, इसको हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो फिर प्रोडक्टिविटी को भी मापने का कोई ना कोई इकाई होना चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी को भी मापने का इकाई होता है। इसको हम लोग मेजर करते हैं किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या फिर ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब प्रति वर्ष प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने ग्राम जैव भार की उत्पादकता हुई है, इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़, रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी या रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है ना। उत्पादकता की इकाई, देखो यहाँ पे बहुत सिमिलर है ये दोनों चीज़ें, प्राथमिक उत्पादकता और उत्पादकता, ठीक है ना। तो प्राथमिक उत्पादकता की इकाई होती है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, जबकि उत्पादकता की इकाई होती है क्या चीज़, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष, प्रति ईयर, ठीक है ना। दूसरा इसका इकाई क्या होगा बताओ, किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष, है ना, प्रति वर्ष। इसको दूसरे रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ तो, दूसरे रूप में लिख सकते हैं ग्राम मीटर इनवर्स 2 हो गया, ईयर इनवर्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी मीटर इनवर्स 2 ईयर इनवर्स 2, ईयर इनवर्स हो जाएगा, सिर्फ इनवर्स 2 नहीं होगा। तो ये दोनों इकाइयाँ हो गई, ये दोनों यूनिट्स हो गए। किसको मेज़र करने के लिए यूनिट्स हो गए बताओ, प्रोडक्टिविटी को। प्रोडक्टिविटी के लिए जो है 2 यूनिट्स का यूज़ हम लोग करते हैं, 2 इकाइयों का प्रयोग करते हैं, है ना। बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं ये प्रोडक्टिविटी कितने प्रकार की होती है। तो देखें हम लोग, प्रोडक्टिविटी जो है ये होती है 2 प्रकार की, GPP, NPP। GPP stands for gross primary productivity and NPP stands for net primary productivity, है ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके पहले फुल फॉर्म से हम लोग अवेयर हों, इसको क्या बोला जाएगा बताएं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा क्या चीज़, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बात नहीं करो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया, है ना। तो देखो जीपीपी हम लोग कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, और एनपीपी कहेंगे किसको, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। ये दोनों को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग समझें। देखो एनपीपी का फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले जानते हैं। एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, है ना। जीपीपी ही लिखे हैं, ठीक है ना। तो एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं डिफिनीशन जीपीपी का। क्या है जीपीपी? इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं,
कितना बायोमास वो प्रोड्यूस किए फोटोसिंथेसिस करने के बाद, उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर रिस्पायरेशन। यहाँ हम लोग आर लिखे हुए हैं, एनपीपी में आर लिखे हुए हैं। ये आर का मतलब क्या होता है, रिस्पायरेशन, श्वसन। ये सभी सजीवों में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसके तहत वो ऊर्जा का खपत करते हैं, ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो प्रत्येक जीव अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, अपने उपापचय के लिए कितनी ऊर्जा का प्रयोग करता है, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, है ना। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये दोनों को समझना बिल्कुल आसान है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन किए अभी, इट इज़ द प्रोडक्टिविटी बाय प्लांट्स विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। यानी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक पौधा जितना बायोमास तैयार करता है, जितने जैव भार तैयार करता है, उसकी मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, जीपीपी कहेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। लेकिन देखो पौधे जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस कराते हैं और हम लोगों को खाना खिलाते हैं। खाली हम लोगों को खिलाने के लिए ही पौधे नहीं बने हैं, किस लिए बने हैं, अपने भी जो है हाँ जीवित रहने के लिए, यानी उनके साथ भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चलता है। तो सोचो कि जितना पौधा खाना बना रहा है उसका जितना प्रतिशत वो अपने लिए रख लिया, अपने इस्तेमाल के लिए रख लिया, उसको हम लोग आर बोलेंगे। तो अगर हम लोग जीपीपी में से, यानी जितना फोटोसिंथेसिस करके एक प्लांट बायोमास तैयार किया है, उसमें से हम लोग आर को, रिस्पायरेशन को घटा दें, रिस्पायरेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो पता चल जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बताओ तो हम लोगों तक कौन पहुंचता है, हम लोग किसी पौधे को खाते हैं तो हमारे अंदर जीपीपी पहुंचेगा या एनपीपी, एनपीपी पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपने रिस्पायरेशन के लिए, अपने श्वसन के लिए उसका कुछ भाग जो है प्रयोग कर चुके हैं। समझ में आ रहा है ना। पौधे जो है अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ भाग का प्रयोग कर चुके हैं, है ना। एनपीपी को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज़ द अवेलेबल मास फॉर द कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स, है ना। हेट्रोट्रॉप्स यानी विषमपोषी परपोषी जीव, परपोषी जीवों के लिए जितनी मात्रा बच गई है प्रोडक्टिविटी की, उत्पादकता की जो मात्रा बच गई है विषमपोषी जीवों के लिए, उस मात्रा को हम लोग कहेंगे एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल वही बात है। श्वसन की क्रिया के बाद जो है जो चीज़ें बच जाएंगी, जितनी ऊर्जा बच जाएगी, उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़, एनपीपी। तो ये एनपीपी का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। जीपीपी फिर से एक बार बता दो तो क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कुल उत्पादकता हो गई, सकल उत्पादकता, और एनपीपी हम लोग कहेंगे कुल उत्पादकता को, ठीक है ना। अर्थात पौधों के प्रकाश संश्लेषण करने के बाद उनमें जो मेटाबॉलिज्म हुआ, उपापचय की क्रिया हुई, उसके बाद कितनी प्रोडक्टिविटी, कितना बायोमास बच गया, इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़, एनपीपी, है ना। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करें, अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लें। ये क्या था बताओ तो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, है ना। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हम लोग डिस्कस करेंगे। द्वितीयक उत्पादकता, ठीक है ना। द्वितीयक उत्पादकता हम लोग किसे कहेंगे, इट इज़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का अर्थ हो गया उपभोक्ता। उपभोक्ता जीव जितना जैव भार बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यानी देखो, किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए, या मतलब एक हम लोग फूड चेन देखें तो फूड चेन में सबसे पहले कौन आ गए, प्रोड्यूसर्स आ गए। प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक, ऑटोट्रॉप्स आएंगे जो उत्पादन कर रहे हैं।
उत्पादन करने के बाद जो है आता है नंबर खाने वाले जीवों का, अर्थात जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं। तो उपभोक्ता को भी कोई ना कोई खाता है। तो उपभोक्ताओं के द्वारा उस अगले पोषी स्तर पर आने वाले जीव को जितनी ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर से एक बार डेफिनेशन सुने, इट इज़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता जो नए पदार्थों की संरचना करते हैं। नए पदार्थों की संरचना करना मतलब अगले पोषी स्तर के लिए जो जैव भार उनमें उपस्थित है उसकी मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, है ना। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे, बताओ तो? उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादित की जाने वाली जैव भार, ठीक है ना। उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादित किया जाने वाला जैव भार, ठीक है ना, क्या कहलाएगा बताओ तो? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा, द्वितीयक उत्पादकता कहलाएगी, ठीक है ना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है ना, ये अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम में वेरी कर सकता है, यानी अलग अलग हो सकता है। क्यों अलग अलग हो सकता है? क्योंकि ये निर्भर करता है कुछ चीज़ों पे। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग एन एरिया, मतलब किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों का टाइप, पेड़ पौधों का प्रकार। जैसे मान के चलो किसी जगह पे केवल झाड़ियों वाले पौधे ही हो रहे हैं, तो झाड़ियों वाले पौधों में हम लोगों को पता है कि जैव भार की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है ना। या छोटे पेड़ पौधे हो गए, छोटे शाक हो गए, किसी जगह पे केवल छोटे शाक ही पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे उपस्थित जैव भार की मात्रा क्या होगी? कम होगी। और किसी जगह पे अगर बड़े पेड़ जो है मिल रहे हैं हम लोगों को, तो उस जगह की उत्पादकता क्या होगी? बहुत अधिक होगी। तो ये उत्पादकता जो है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? पौधों के प्रजातियों पे, पौधों की जातियों पे। किस प्रकार के प्लांट्स किसी एरिया में अवेलेबल हैं उन पे डिपेंड करता है क्या चीज़? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंड थिंग जो होता है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मान के चलो अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं किसी जगह पे, लेकिन उनको ग्रो होने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, तो फिर उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो अफेक्टेड होगी, यानी उनकी उत्पादकता प्रभावित होगी। समझ में आ रहा है ना। वो प्रति वर्ष जो है, समझ लो कि अगर अधिक मात्रा में जैव भार उत्पादित करने वाले होंगे अपने प्राकृतिक वातावरण में, वातावरण बदलने के कारण हो सकता है कि वो कम उत्पादकता दिखाएं, यानी उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाए। किसके कारण? वातावरण के कारण। तो ये वातावरण जो है दूसरा कारक है, किसको प्रभावित करने वाला? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, प्राथमिक उत्पादकता को। तीसरा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्वों की मात्रा। किसी भी पारितंत्र में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, इस पे भी निर्भर करता है क्या चीज़? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। प्राथमिक उत्पादकता जो है ये पोषक तत्वों की मात्रा के अनुसार वैरी करता है। अगर किसी जगह पे उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व मिल रहे हैं पौधों को, बताओ उनका विकास क्या होगा? अच्छे से होगा या फिर रुक के होगा? बहुत अच्छे से विकास होगा, यानी उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ना। चौथा कारक होता है, फोर्थ फैक्टर जो है वो है फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। हम लोगों को पता है कि सारे प्लांट्स जो है वो सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिनको मतलब एकदम डिम लाइट चाहिए, कम रोशनी चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए,
जिनको हम लोग इंडोर प्लांट्स के नाम से जानते हैं, है ना। इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स होते हैं ना। तो अगर हम लोग आउटडोर प्लांट्स को इंडोर में रखते हैं तो फिर उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाला ये फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी है। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता अगर पौधों में अधिक है, उत्पादकता बढ़ेगी। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता अगर पौधों में कम है, उत्पादकता क्या होगी? घटेगी। तो ये 4 कारक हो गए जो प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। पहला कारक हमने क्या बताया? पहला कारक जो था वो था प्लांट की स्पीसीज, पौधों की प्रजातियाँ। दूसरा कारक था इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी वातावरणीय परिस्थितियाँ। तीसरा कारक था अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की मात्रा। चौथा कारक था फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, है ना। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, कह रहा है एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अबाउट 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखो ये प्रोडक्टिविटी जो है ना, ये 2 तरीके से मापी जाती है। एक ड्राई वेट मापी जाती है और एक क्या चीज़, एक जो है उसका ड्राई वेट हो गया और एक जो है उसका समझ लो कि गीली मात्रा में, यानी वेट अमाउंट हो गया। समझ में आ रहा है ना। 2 तरीके से मापा जाता है क्या चीज़, प्रोडक्टिविटी को। आगे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखें कि हमारा बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर यानी जैवमंडल, जैवमंडल की कुल उत्पादकता कितनी है? जैवमंडल, बायोस्फीयर, है ना। बायोस्फीयर में पर ईयर प्रोडक्टिविटी कितना है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना है? तो हमारे पूरे बायोस्फीयर का प्रोडक्टिविटी है 170 बिलियन टन्स। 170 क्या चीज़, 170 बिलियन टन। 170 बिलियन टन जो है हमारे जैवमंडल की उत्पादकता है। और ये कौन सा मास है, कौन सा वेट है बताओ तो? ये ड्राई वेट है। समझ में आ रहा है ना। ड्राई वेट है यानी सूखा भार है एक तरह से। सूखा भार जो है किसका, उत्पादकता का। 170 बिलियन टन होता है हमारे जैवमंडल का, हमारे बायोस्फीयर का। 70% ऑफ द सरफेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियंस इज ओनली 55 बिलियन टन। यानी इसमें से 170 बिलियन टन है ना, 170 बिलियन टन में से देखिए उत्पादकता दोनों जगह होती है, समुद्र में भी होती है, स्थल पर भी होती है। यानी टेरेस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी भी होगा, एक्वेटिक प्रोडक्टिविटी भी होगा। तो बताओ ओशियंस से कितना प्रोडक्टिविटी मिलता है? इसमें से हम लोग समझ लें कि ओशियंस में मिलने वाला प्रोडक्टिविटी जो है वो करीब करीब है 55 बिलियन टन, है ना। 55 बिलियन टन्स, 55 बिलियन टन। ये डाटा जो भी हम बताते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोगों को याद रखना होगा। एग्जाम में ये डाटा पूछा जाता है। ओशियंस से कितना प्रोडक्टिविटी मिलता है हम लोगों को बताएं? 55 बिलियन टन। समुद्र की जो उत्पादक क्षमता होती है ये 55 बिलियन टन है। ठीक है ना। है टाइम का ईयर हो जाएगा, ईयर ठीक है ना, ईयर ही लिया जाता है। 60 भी देता है लेकिन हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है ना। एनसीईआरटी को छोड़ के बाकी जितनी किताबें हैं सब अलग अलग रिकॉर्ड्स जो है प्रेजेंट करती हैं, तो उसको हम लोग नहीं व्यू करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड किताबें हैं लेकिन वो समझ लो कि अपना नॉलेज भर देता है उसमें, जो कि हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो देखें हम लोग, बताओ तो जब 55 बिलियन टन समुद्र में उत्पादन होता है तो ज़मीन पे कितना होगा? 170 बिलियन टन है टोटल। 55 बिलियन टन जो है समुद्र में, 55 बिलियन टन ओशियंस में, तो टेरेस्ट्रियल पे कितना होगा? माइनस करेंगे 170 में से 55, क्या आएगा? 115 बिलियन टन। 115 बिलियन टन्स जो है
ये कहाँ पे बन जाता है बताओ तो? टेरेस्ट्रियल रीजन पे। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हो गया? स्थलीय जगह पे। स्थलीय जो है पारितंत्र में, स्थलीय पारितंत्र की उत्पादकता कितनी होती है? हाँ 115 बिलियन टन, जो कि 70% है। 70%। ये कितना प्रतिशत है? कुल उत्पादकता का 70% है।